Now our next topic is Wien's displacement law. एक्चुअली हमने लास्ट टाइम प्लैंक्स लॉ किया था, डिराइव किया था वेवलेंथ की टर्म्स में भी और फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में भी। और वो क्या थे? एक्सप्रेशन वर दीज: E nu d nu, that is 8 pi h nu cube d nu, c cube exponential h nu by kt minus 1। और वेवलेंथ की टर्म में 8 pi h c d lambda, lambda raised to 5 exponential h c by lambda kt minus 1। ये है आपके पास एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एनक्लोजर, ब्लैक बॉडी जिससे हम बात कर रहे हैं, इन द फ्रीक्वेंसी इंटरवल न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। और यही वेवलेंथ की टर्म में लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा, उसके बीच में बात हुई है। तो एक्सप्रेशंस हमारे पास ये आए थे और इनके वेरिएशन की बातें भी मैंने की थी। इनसे रिलेटेड हमारे पास एक्चुअली में 2 आर्टिकल्स हैं। मतलब है तो ये प्लैंक्स लॉ, ठीक है ना। आपके पास क्या है? इट इज प्लैंक्स लॉ, ठीक है। इससे हम 2 लॉज निकालेंगे। वो क्या है? वन इज स्टीफन्स लॉ, ठीक है, और एक आपके पास होगा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। ये 2 लॉज हम डिराइव करेंगे फ्रॉम द प्लैंक्स लॉ। और जब हम स्टीफन्स लॉ डिराइव करेंगे तो हम फ्रीक्वेंसी की टर्म में जो एक्सप्रेशन है उसको यूज करेंगे, और जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है उसके लिए हम वेवलेंथ की टर्म में एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। तो पहले जो मैं कर रहा हूं दैट इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है, इसकी बात हो रही है। और वो कहता क्या है? दैट शोज, हमने पहले ये बताया था कि जब भी आप वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को बताने वाली बात जब हम कर रहे हैं, पहले हम प्लैंक्स लॉ की बात करेंगे। तो प्लैंक्स लॉ अगर मैं वेवलेंथ की टर्म में देखूं, चाहे मैं फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में देखूं, ठीक है, इसको अगर मैं प्लॉट करूं, द प्लॉट इज लाइक दिस। बट देयर इज अ वेवलेंथ एट विच एनर्जी का क्या है? मैक्सिमा है। द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, इसको हम बोलेंगे लैम्डा एम, ठीक है। इट्स नॉट मैक्सिमम वेवलेंथ, इट इज द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमा ऑफ दिस कर्व दैट अकर्स एट टेम्परेचर टी। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है? अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं, सपोज इट इज एट टेम्परेचर T1, जो भी एमिशन हुआ पूरे एनक्लोजर से किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हुआ, तो उसका ग्राफ मैंने ड्रॉ भी कर दिया। अब मैंने टेम्परेचर चेंज किया, ठीक है, इंक्रीज किया। सपोज जब इंक्रीज किया तो ग्राफ का नेचर तो ऐसा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं, बट उसका मैक्सिमा जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, एंड दैट विल बी शिफ्टिंग टूवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ। पहले अगर मैं लैम्डा m1 बोलूं एट टेम्परेचर T1, ये ग्राफ सपोज T2 के ऊपर है एंड T2 इज ग्रेटर देन T1, तो यहां जो लैम्डा m आएगा, मतलब लैम्डा m2, वो छोटा होगा, दैट विल बी शॉर्टर वेवलेंथ। और इसी को हम बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इस सेंस में हुआ क्या कि शॉर्टर वेवलेंथ पर आपको मैक्सिमा मिल रहा है। और मैं इस अगर लैम्डा एम के वेरिएशन की ही बात करूं विद टेम्परेचर, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा, ये मैक्सिमा और कम वेवलेंथ के ऊपर आएगा। और लॉ क्या है? लॉ बोलता है दिस वेवलेंथ एट विच मैक्सिमा अकर्स या मैक्सिमम एमिशन अकर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, फर्स्ट पावर ऑफ द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो ये वेवलेंथ कम हो जाएगी, एंड दिस इज द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। और इस चीज को हम प्रूव करने वाले हैं। ये एक्सप्रेशन हमारा अब यही चलेगा। सो द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है, क्या बोलता है? द वेवलेंथ लैम्डा एम ऑफ रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन, ठीक है, या एमिसिव पावर, एमिसिव पावर ऐसा ही बोल सकते हो, वेरी इनवर्सली, VARY, वेरी इनवर्सली एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब एब्सोल्यूट मतलब केल्विन स्केल पर। तो लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, ये रहेगा, ठीक है। इसका मतलब लैम्डा एम इंटू टी दैट इज अ कांस्टेंट, और वीन्स कांस्टेंट बोला जाता है। फिर
बी से हम इसको डिनोट करते हैं, इट्स वैल्यू इज 2.88 10⁻³ मिली केल्विन। ठीक है, मीन्स मीटर केल्विन, एम यहां मीटर है, इसीलिए इसको एम और के को थोड़ा सा दूर दूर रखिएगा। ठीक है, ये मिली केल्विन ना पढ़ा जाए, इट्स मीटर केल्विन। रीजन बीइंग, इसके यूनिट्स ऐसे क्यों है, वेवलेंथ इज इन मीटर्स एंड टेम्परेचर इज इन केल्विन, तो मीटर केल्विन, इस तरीके से आपके पास यूनिट्स बने। अब इस चीज का प्रूफ, कि आप इस चीज को प्रूव कैसे करोगे। देखिए, जो एक्सप्रेशन आपके पास है वेवलेंथ की टर्म्स में, वो ये है ई लैम्डा डी लैम्डा दैट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अगर मैं डी लैम्डा दोनों साइड ड्रॉप कर दूं तो ई लैम्डा इक्वल्स टू 8πSc डिवाइडेड बाय लैम्डा रेज़ टू 5, ये एक्सपोनेंशियल टर्म -1। ठीक है, ये बन जाएगा। तो अब अगर मैं कहूं कि ई लैम्डा का मैंने मैक्सिमा देखना है, मतलब ई का मैक्सिमम देखना है विद लैम्डा, तो अगर ई लैम्डा मैक्सिमम है तो आपको पता है कि मैक्सिमा के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर मैंने इसको मैक्सिमाइज करना है मतलब इसको मिनिमाइज करना है, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर आपके पास मिनिमाइज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये चीज मैक्सिमम हो जाएगी। तो व्हाट आई वांट लैम्डा रेज़ टू 5 एक्सपोनेंशियल hc बाय लैम्डा kt -1 मिनिमम। ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो चाहे मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा हो, फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, दैट इज 0। तो इसमें आपके पास दो पार्ट्स हैं, एक लैम्डा रेज़ टू 5 है और ये एक्सपोनेंशियल पार्ट -1 है, और इसका डेरिवेटिव हमने क्या करना है, दैट इज 0। अब देखिए, फर्स्ट पार्ट लैम्डा, मतलब आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन लैम्डा रेज़ टू 5, अब इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल रह जाता है, तो एक्सपोनेंशियल hc बाय लैम्डा kt। लेकिन इस hc बाय लैम्डा kt का फर्दर क्या होगा, दैट बी डेरिवेटिव। इसमें hc बाय kt क्या है, hc डिवाइडेड बाय kt, दैट्स ए कांस्टेंट, क्योंकि हम वेवलेंथ की टर्म्स में हम जो डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा कर रहे हैं। तो hc kt वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, एंड 1 बाय लैम्डा का डेरिवेटिव आप करोगे तो आपके पास लैम्डा रेज़ टू -1 है, 1 बाय लैम्डा इज लैम्डा रेज़ टू -1, तो क्या बनेगा, पावर आगे -1। ठीक है, अगर जब आप डेरिवेटिव करोगे तो -1 लैम्डा रेज़ टू -2 ऐसा बनेगा, तो -1 बाय लैम्डा स्क्वायर, तो -1 बाय लैम्डा स्क्वायर ये लिखा है, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इसका ही डेरिवेटिव मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म का डेरिवेटिव आपने साथ में मल्टीप्लाई किया, 1 का 0 हो चुका है। तो फर्स्ट फंक्शन लैम्डा रेज़ टू 5, सेकंड फंक्शन का पूरा डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल टर्म -1 करके ये सारी टर्म इकट्ठी आ गई, -1 भी है। ठीक है, तो ये सारी टर्म आ गई, और लैम्डा रेज़ टू 5 का साथ में डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, और वो क्या हो जाएगा, 5 लैम्डा रेज़ टू 4, पावर आगे पावर में से कम। अब अगर आप आगे चलें तो देखिए, लैम्डा रेज़ टू 5 यहां है, ठीक है, और लैम्डा स्क्वायर यहां है। ठीक, इसका मतलब है इट्स लैम्डा क्यूब। ठीक है, ये जो है वो लैम्डा क्यूब रह जाएगा, क्योंकि ये पावर 5 है, यहाँ स्क्वायर है, तो ऑटोमेटिकली ये लैम्डा रेज़ टू 5, ये लैम्डा स्क्वायर रह गया लैम्डा क्यूब, तो इट इज लैम्डा क्यूब। ठीक है, और साथ में यहां भी लैम्डा रेज़ टू 4 है, तो मतलब लैम्डा क्यूब दोनों में है, रादर यहां एक ज्यादा ही है, तो हम मैक्सिमम क्या ले सकते हैं कॉमन, दैट इज लैम्डा क्यूब। इस टर्म में लैम्डा क्यूब आपने कॉमन लिया, बाकी आपके पास क्या बचा, माइनस साइन, ये बाद में लिखा गया माइनस साइन, ये hc डिवाइडेड बाय kt एक्सपोनेंशियल hc बाय लैम्डा kt, एक्सपोनेंशियल hc बाय लैम्डा kt। ठीक है, और इस वाली टर्म को यहां लिखा गया 5 का फैक्टर। ठीक है, और लैम्डा क्यूब बाहर जा चुका है, तो रह गया सिर्फ लैम्डा। ठीक है, लैम्डा रेज़ टू 4 में सिर्फ लैम्डा रह गया, और ये वाली टर्म ये एज इट इज। ठीक है, रखती, तो ये 5 आया, ये आया, फिर यहां से लैम्डा आया। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। अब देखिए, लैम्डा क्यूब तो पहले ही कॉमन आ चुका है, अब इस वाली टर्म में एक्सपोनेंशियल पार्ट है, इस वाली टर्म में एक्सपोनेंशियल पार्ट है, तो एक्सपोनेंशियल hc बाय लैम्डा kt ये हमने कॉमन निकाल लिया। यहां से क्या बचा, पहली वाली टर्म में अगर बात की जाए
तो लैम्डा मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, माइनस लैम्डा भी आएगा, इसके साथ भी लैम्डा आएगा, तो 5 लैम्डा, तो 5 लैम्डा ये, और यहां से माइनस एच सी बाई के टी, माइनस एच सी बाई के टी। इन ए वे आपने क्या किया, यहां एक ब्रैकेट लगा दी, और ये आपके पास क्या है, फिर अंदर ही कॉमन आ गया, इट्स अ बिग ब्रैकेट रादर, ठीक है। ये बड़ी ब्रैकेट है, ये वाली, ठीक, ये वाली ये ब्रैकेट बाहर है। अब यहां आपके पास एक्सपोनेंशियल एच सी बाय लैम्डा के टी, एक्सपोनेंशियल एच सी बाय लैम्डा के टी, 5 मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा यहां से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 5 लैम्डा यहां आ गया, और एच सी बाय के टी नेगेटिव साइन के साथ ये आ गया, एंड -1 के साथ ये लैम्डा और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो -5 लैम्डा ये आ गया, मतलब ये -1 जो है वो यहां आ चुका है, ठीक है, और ये वाली टर्म यहां आ चुकी है, ठीक है, और ये जो है ये वाली टर्म वो यहां आ चुकी है। तो ये एक्सप्रेशन अभी तक आपका बना। बाकी नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। रादर ये सारा जीरो है, अब लैम्डा क्यूब तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब है इस सारे को जीरो होना पड़ेगा, ठीक है, मतलब लैम्डा क्यूब जीरो नहीं हो सकता तो इसको जीरो होना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके पास क्या आता है, अब ये -5 लैम्डा जो है दूसरी साइड जाके +5 लैम्डा हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल एच सी बाय लैम्डा के टी एज इट इज है, एंड 5 लैम्डा माइनस दिस, ठीक है, ये या फिर माइनस ये टर्म पहले लिख दी, हार्डली मैटर्स। फिर आपके पास ये क्या बना, आपने क्या किया, 5 लैम्डा से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो 5 लैम्डा डिवाइडेड बाय 5 लैम्डा 1 बन गया, ये 5 लैम्डा का भी 1 बन गया, और एच सी बाय के टी में 5 लैम्डा क्या होगा, ठीक है, आ जाएगा। तो आपने सारी इक्वेशन को 5 लैम्डा से डिवाइड कर दिया, ये पार्ट आपके पास आया। उसके बाद आप इस टर्म को दूसरी साइड ले गए, एक्सपोनेंशियल एच सी बाय लैम्डा के टी, जब दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये नेगेटिव, ठीक है, साइन के साथ, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं 1 ओवर एक्सपोनेंशियल एच सी बाय लैम्डा के टी, तो ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है, आ जाएगा। अब आप क्या करते हो, एच सी बाय लैम्डा के टी, एच सी बाय लैम्डा के टी, इसको हम क्या करते हैं, एक्स कर देते हैं, ठीक है, वी सपोज इट एज एक्स, वी सपोज इट एज एक्स, तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स ओवर 5 इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, ये बन जाएगा। और ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है जब x की वैल्यू क्या होती है, 4.965। इसका मतलब है एच सी बाय लैम्डा के टी दैट इज 4.965, अगर याद ना रहे तो कांस्टेंट। तो ऑटोमेटिकली ये क्या बता रहा है, लैम्डा m इंटू टी, क्योंकि एच कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, तो लैम्डा m इंटू टी, ठीक है, ये लैम्डा m और ये t, आपके पास क्या बनेगा, एच सी एज इट इज, के एज इट इज, और ये आपके पास नीचे आ जाएगा, लैम्डा m इंटू टी इधर ले आए आप, ठीक है, और ये सारा अगर मैं कैलकुलेट करूं इट कम्स आउट टू बी वही 2.88 10⁻³ मीटर केल्विन, ये सारी वैल्यू ये निकल के आती है, एंड इट्स कांस्टेंट, और यही आपके पास, दैट मीन्स लैम्डा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t, और यही आपके पास क्या है, द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट जो स्टीफन्स लॉ है वो जो मैंने ये चैप्टर आपके पास भेजा है एकदम लास्ट में है, तो उसको टच कर लेते हैं, एकदम लास्ट में है, लास्ट के पेज पर, सेकेंड लास्ट और लास्ट पेज पर होगा। तो मैंने आपको बताया था प्लैंक लॉ से आप वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफन्स लॉ ये बता सकते हैं। स्टीफन्स लॉ क्या बोलता है कि जब परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है, ठीक है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, उससे जब रेडिएशन निकलते हैं तो उससे जो एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर टेम्परेचर, एनर्जी कमिंग आउट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। मतलब अगर आपके पास कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, ठीक है, उसके यूनिट एरिया में से पर सेकेंड, ठीक है, पर यूनिट एरिया मतलब कितनी एनर्जी आती है, मतलब इट्स एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो आप यूनिट्स अगर बोलना चाहें, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एनर्जी बाय सेकेंड, एनर्जी बाय सेकेंड, एरिया दैट मीन्स मीटर स्क्वायर, ऊपर जाके -2, और ये होता है वॉट, तो इट्स वॉट मीटर -2, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जो यूनिट्स होंगे वो ये होंगे। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर टेम्परेचर, और E आपके पास जस्ट एनर्जी नहीं है, इट्स एनर्जी पर यूनिट एरिया
पर सेकेंड, ठीक है। और ये प्रूव करने को है, ये हमारा नेक्स्ट काम है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं, ये थर्ड लास्ट पेज है, ठीक है, आपके नोट्स का। और फिर सेकंड लास्ट पेज के ऊपर आते हैं हम। और इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था प्लैंक लॉ से शुरू होंगे, और प्लैंक्स लॉ फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में आपके पास ये है जो यहां लिखा गया है, ठीक है। 8πh न्यू क्यूब डी न्यू सी क्यूब एक्सपोनेंशियल h न्यू बाई के टी माइनस 1। फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में यही है। ये आपके पास क्या है, दैट इज द एनर्जी डेंसिटी, दैट मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। अगर मैं टोटल एनर्जी डेंसिटी की बात करूं, ठीक है, ये तो फ्रीक्वेंसी रेंज आपके पास न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू, मतलब सभी फ्रीक्वेंसीज की बात कर जाऊं तो वो करना चाहें तो ई डैश से डिनोट किया जा रहा है इसको, और दैट इज 0 to इंफिनिटी, मतलब सभी फ्रीक्वेंसी रेंज आप, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो रादर, ई न्यू डी न्यू के ऊपर। ये किसके ऊपर इंटीग्रेशन हो रही है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, फ्रॉम 0 to इंफिनिटी। और ये वैल्यू आप जब ई न्यू डी न्यू की रखोगे तो 8πh डिवाइडेड बाई सी क्यूब, 8πh डिवाइडेड बाई सी क्यूब, ये कांस्टेंट की तरह बाहर, न्यू क्यूब न्यू क्यूब डी न्यू डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल h न्यू बाई के टी माइनस 1, ये आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि भाई h न्यू बाई के टी को मैं x रख देता हूं, ठीक है, इफ आई कंसिडर h न्यू बाई के टी इक्वल्स टू x, तो अगर मैं h न्यू बाई के टी को x कंसिडर कर लेता हूं तो न्यू आपके पास क्या आ जाएगा, के टी इधर h इधर, तो के टी बाई h इंटू एक्स। और यहीं से अगर मैं डी न्यू की बात करूं, यहां डी न्यू, के टी बाई एच इज अ कॉन्स्टेंट, यहां डी एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो डी न्यू इज दिस, और आप इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो अपने इंटीग्रेशन में, तो वही चीज h न्यू बाई के टी दैट इज x, ठीक है, डी न्यू आपके पास ये आ गया। तो न्यू की वैल्यू के टी बाई एच एक्स, क्यूब है तो क्यूब, एक्सपोनेंशियल h न्यू बाई के टी दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल x, जो यहां लिखा गया एक्सपोनेंशियल माइनस 1, इसको अगर आप नीचे ही रखो तो बेटर, और पावर माइनस 1 ना रखिए फिर। तो न्यू क्यूब, ये न्यू क्यूब, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल x माइनस 1 ये बन जाएगा, और डी न्यू इज के टी बाई एच डी एक्स, ये के टी बाई एच डी एक्स, ये सब शूट कर दिया, तो आपके पास ई डैश ये बन गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जो टर्म्स कांस्टेंट है बाहर, के टी बाई एच, ये के टी बाई एच क्यूब फॉर्म में है, और ये के टी बाई एच पावर 1 है, तो टोटल क्या होगा, के टी बाई एच रेज्ड पावर 4, और ये बाहर आ गया, ठीक है। बाकी क्या बचा, एक्स क्यूब और एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 1, एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 1 डी एक्स, कहां से कहां, 0 to इंफिनिटी। अब एक चीज याद रखिएगा कि ये इंटीग्रेशन आपके पास एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट्स अ कांस्टेंट। अगर ऐसी बात है तो आप नया कांस्टेंट या सिर्फ कांस्टेंट रख लीजिए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ई डैश आपके पास क्या निकल के आया, ये कांस्टेंट हुआ, तो ई डैश इज प्रोपोर्शनल टू टी रेज़्ड टू 4, ई डैश प्रोपोर्शनल टू टी रेज़्ड टू 4, और ई डैश आपके पास क्या है, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, रादर इट्स एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रादर। बट एक बात पक्की कि आपके पास अगर कोई एनक्लोजर है या कोई बॉडी है, उसके यूनिट एरिया में से कितनी एनर्जी बाहर आएगी भाई, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू दिस। अगर मेरे पास सपोज 1000 रुपीज हैं, ठीक है, तो मैं कितने दे सकता हूं, और अगर वो 1 लाख है तो मैं ज्यादा दे सकता हूं, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया मेरे पास कितनी एनर्जी बाहर आएगी, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू टोटल एनर्जी कितनी है इसमें, ठीक है। तो एनर्जी इमिटेड पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डेंसिटी विद इन द ब्लैक बॉडी। उस ब्लैक बॉडी में एनर्जी डेंसिटी क्या रही होगी, वही डिटरमिन करेगा कितनी एनर्जी एमिट होगी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। दैट मीन्स ई विल बी प्रोपोर्शनल टू ई डैश, और ई डैश इज प्रोपोर्शनल टू टी रेज़्ड टू 4, इसलिए आप क्या बोलोगे, ई इज प्रोपोर्शनल टू टी रेज़्ड टू 4, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, स्टीफन्स लॉ। और यही लास्ट में है आपके पास कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E डैश, तो आपके पास E प्रोपोर्शनल टू टी रेज़्ड टू 4, और जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी आता है उसको हम बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। तो इस तरीके से आप स्टीफन्स लॉ भी डिराइव कर सकते हैं। ये दोनों लॉज, स्टीफन्स लॉ इन वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कई बार पूछे जाते हैं, और प्लैंक्स लॉ भी पूछा जाता है,
ठीक है, प्लैंक्स लॉ की डेरिवेशन या तो यहां तक पूछा जाएगा, या फिर प्लैंक लॉ से आगे स्टीफेंस लॉ, या फिर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये पूछा जाएगा। ये दोनों आर्टिकल्स आपने कर लेने हैं। अब मैं जो चीज आपके ऊपर छोड़ रहा हूं वो क्या, द एप्लीकेशंस ऑफ फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये आपने थोड़ा देखना है। बाकी बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। ठीक है, आज तक के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा क्या करते हैं हम।